नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे बीजेपी पीडीपी गठबंधन की। जब से जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से राज्य में बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। बीजेपी की काफी फजीयत हुई है। ऐसे में अब बीजेपी ने पीडीपी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने ये कदम उठाने में इतनी देर क्यों कर दी, और देर तो नहीं कर दी, ये भी सवाल उठ रहा है। पीडीपी के खिलाफ नरम अपनाने के बाद अब बीजेपी ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। रवैये की हम बात कर रहे हैं कि पहले कुछ नरम नजर आई बीजेपी और अब सख्त नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीडीपी को चेतावनी दी है कि अगर कश्मीर समस्या का हल नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। इसकी रिपोर्ट देखिए। बीजेपी हुई सख्त, अमित शाह की पीडीपी को चेतावनी। कश्मीर समस्या हल करे पीडीपी। गठबंधन तोड़ने की धमकी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी। इस सरकार के बनने के बाद काफी विवाद खड़े हुए। पीडीपी ने अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाया। अलगाववादी मसरत आलम की रिहाई भी हुई, जिसके बाद बीजेपी की काफी फजीयत हुई। हर तरफ से बीजेपी पर दबाव बढ़ा। ऐसे में अब बीजेपी ने पीडीपी के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पीडीपी को सख्त चेतावनी दी है। शाह ने साफ कर दिया है कि पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन सिर्फ कश्मीर समस्या के हल के लिए ही किया है। ऐसे में अगर कश्मीर समस्या का हल नहीं हुआ तो बीजेपी गठबंधन तोड़ भी सकती है। अमित शाह का कहना है कि बीजेपी राष्ट्र हित में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अमित शाह के बयान का स्वागत किया है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि अगर पीडीपी नहीं मानती है तो बीजेपी को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद है कि अगर पीडीपी के साथ गठबंधन बना के जो सरकार बनी है उससे मामला और बिगड़ जाता है तो उसका ठिकरा सरकार पर और खास करके बीजेपी पर फूटेगा। अगर अमित शाह जी का ये निर्णय है और ये भूमिका है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीडीपी ने काफी लंबा वक्त लिया। कई दौर की बैठकें चली और बाद में जाके गठबंधन किया गया। सरकार बनने के बाद से ही पीडीपी ने मनमानी शुरू कर दी। अलगाववादियों पर भी मुफ्ती सरकार ने बीजेपी से बात नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने ये तेवर अपनाने में इतनी देर क्यों कर दी? क्यों बीजेपी ने अपनी फजीयत कराने के बाद ये सख्त संदेश दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सख्त होने में काफी देर हो गई हो? प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी थी तब भी कई सवाल खड़े हो रहे थे और काफी लोगों को नागवार गुजर रहा था कि जिस तरीके से विचारधाराएं दोनों की अलग है, पीडीपी की अलग है, बीजेपी की अलग है, तो ये एक कैसे हो पाती? हालांकि शिवसेना ने इशारा किया भी था, बीजेपी समझने को तैयार नहीं थी। और जैसे ही मुफ्ती मोहम्मद साहब सीएम बने उन्होंने अपना राग अलापना शुरू कर दिया, जैसे कि वो काफी लंबे अरसे से जो उनकी सोच रही है, जो उनके सिद्धांत रहे हैं और जिस रणनीति पर उन्होंने काम किया है उसको दोहराना शुरू कर दिया। बीजेपी काफी लाचार नजर आई, सवाल भी उठे और बीजेपी को इशारा भी किया जा रहा था कि बीजेपी संभल जाए। अब अमित शाह कुछ सख्त नजर आए हैं और सख्त लहजे में उन्होंने कह दिया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़ देंगे। अब इस दरमियान ये काफी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं बीजेपी ने इस सख्त रुख को अपनाने में देर तो नहीं कर दी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता बंसीलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। खेमचंद जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि अमित शाह ने
अब जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाया है, साफ तौर पर कहा है कि अगर कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए। ये इशारा आपको बहुत पहले से मिल रहा था, आपके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इशारा किया, कड़े लहजे में कहा, लेकिन आप तब नहीं समझे। अब देर तो नहीं होगी कहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कश्मीर पे और राष्ट्रवाद पे स्पष्ट सोचना रहा है और वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट की। राष्ट्रवाद पे और कश्मीर के मुद्दे पे हम किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं करेंगे, यही माननीय अध्यक्ष जी ने बोली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहना कि भाई माननीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने पीडीपी को कोई इसमें चेतावनी दी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूरे देश के सामने जो अपना मुद्दा है, जो अपनी सोच है, उसको जाहिर किया है कि जो हमारी सोच हमारे लिए राष्ट्रपिता है, ना कि सरकार। अगर वहाँ पे पीडीपी कॉमन यूनियन प्रोग्राम के आधार पे नहीं चलती और राष्ट्रवाद के नाम पे नहीं चलती तो हम उस सरकार से बाहर भी आ सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि पीडीपी को चेतावनी नहीं दी है, तो फिर किसको चेतावनी दी गई है? किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? परसेप्शन जो विपक्ष के द्वारा बनाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं, जम्मू कश्मीर में तो स्थिति साफ है, तस्वीर साफ है, गठबंधन की सरकार है, पीडीपी मनमानी कर रही है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताना चाहता हूँ कि ये जो परसेप्शन बनाई जा रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसी परसेप्शन नहीं, क्या किया है आपने? जो फैसले पीडीपी ने लिए, आपके नेता सदन में बोल चुके हैं कि जो पीडीपी ने फैसले लिए उसमें उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। बिल्कुल सही है, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रोटेस्ट दर्ज कराई और इसी वजह से आपको मैं बताना चाहता हूँ, और विरोध भी आपने तब किया जब आप पर दबाव बना, विरोध भी आपने तब किया, और इसके अलावा आपको मिला भी कुछ नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा आपको मिला भी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ने एकदम स्पष्ट रूप से तुरंत जैसे ही ये हमें पता चला कि इस तरीके का कोई निर्णय लिया गया, हम लोगों ने विरोध किया और विरोध के फलस्वरूप पीडीपी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भरोसा दिलाया कि आगे ऐसा कोई भी कदम हम उठाएंगे या सोचेंगे भी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को शामिल किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से डिस्कस किया जाएगा। बिना भारतीय जनता पार्टी के डिस्कस किए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी बोला है कि मसद आलम को छोड़ तो दिया गया लेकिन उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं जो देश हित में नहीं है तो उनको रीअरेस्ट भी किया जाएगा। नहीं, अगर आपका इतना ही ये जो रुख अब आपने ये जो अमित शाह की ओर से निकल कर आया है, तब जब मुफ्ती मोहम्मद साहब सीएम बनते उन्होंने जो स्टेटमेंट, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी थी, वहां पर अलगाववादियों की वो तारीफ करते नजर आए कि शांति का माहौल उन्होंने बनाए रखा, इसलिए चुनाव इस तरीके से हो गया, वरना हो नहीं पाता। तमाम जो जवान वहां पर लगे हुए थे, जो याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने चुनाव प्रचार में चुनाव आयोग की भूमिका को नकार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी दो अलग पार्टियां, दोनों की अपनी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन कश्मीर की जनता की भलाई के लिए, क्योंकि वहां पे मैंडेट इस तरीके का था कि कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता था, तो वहां की जनता की भलाई के लिए, मेजोरिटी की भलाई के लिए हम लोग साथ में आए और डेवलपमेंट के नाम पे साथ में आए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो पीडीपी अपनाना शुरू कर दे या पीडीपी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी अपनाना शुरू कर दे। उन्होंने जो भी बोला उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई ताल्लुक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उससे समर्थन व्यक्त नहीं करती या भारतीय जनता पार्टी उससे कोई भी मतलब नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर में अगर मगर जब गठबंधन बनता है, खेमचंद जी, जब गठबंधन बनता है तो मतलब भी होता है और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा हाथ था और जनता का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, वंशीलाल जी, देखिए, आप कह रहे हैं देरी क्यों हुई है? देरी इसलिए हुई है, अमित शाह को आरएस दफ्तर में बुलाया गया और उसे समझाया गया भाई ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए अब जाके बयान दिया है अमित शाह जी ने कि हम अब वापस ले लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। अब दबा दिया, ये दबाव उसी टाइम देते, दबाव तो उसी टाइम देते ना जब मुफ्ती मोहम्मद साहब पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, उग्रवाद की तारीफ कर रहे थे, अलगाववाद की तारीफ कर रहे थे। जवाब उसी टाइम देना चाहिए था, इतने दिनों बाद जवाब दे रहे हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। जब फजीयत हो गई तब, हाँ, लोगों को धोखा दे रहे हैं। 370 हटाएंगे हम, ये 370 हट नहीं सकती किसी कीमत पे भी। माननीय गृह मंत्री ने सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी, हम इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं। अमित शाह दरबार में गए हैं, आरएसएस के दरबार में गए, तब जाके उन्होंने कहा कि ये तुम बोलो जाके कि हम अगर ये चुप नहीं रहेगा अपना मुफ्ती मोहम्मद जी, नहीं तो हम आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के काम में कोई तो पहले बोलना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय को पहले बोलना चाहिए था कि आप ये गलत बयान दे रहे हैं। आप ये हमने बोला, लेकिन नहीं बोला, आपने तो कुछ भी किया नहीं, आपने हमने कुछ नहीं किया। आप तो यही कहोगे हमने कुछ नहीं किया, जम्मू कश्मीर को बर्बाद तो यही कहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने किया ना, आज जो 60 सालों में कांग्रेस ने किया है,
नहीं तो आज प्रधानमंत्री बनते ना। ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कांग्रेस ने यदि आ रहे ऐसा नहीं खेमचंद जी किया आपके होता तो पास। शायद हम भाई सरकार तो में बंद नहीं आ कराओ पाते। ना, जिसने भ्रष्टाचार किया उसे बंद कराइए आप, कौन रोक रहा है आपको? बंद कराया जाएगा ना। प्रधानमंत्री देखिए, आपके हैं, बंद कराइए ना देखो, आप। पहली बार एक- हिस्ट्री में पूर्व प्रधानमंत्री को जिस मंत्रालय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वो ईमानदार और ये प्रूव आदमी भी हुआ, है। ये प्रूव भी हुआ। नहीं, चर्चा इस पर नहीं हो रही है। क्या आप खेमचंद इसमें आइए, एक आप मिनट, एक मिनट, चर्चा चर्चा इसमें कर, आइए। एक बार उस विषय पर हम बने रहे, कार्रवाई ठीक है। बहुत तेजी से हो रही है। खेमचंद जी आ रहे हैं, हमारे एक राज्य मिनट। में जम्मू किसी कश्मीर को पे बख्शा आइए। नहीं जाएगा, नहीं, चाहे जम्मू वो कश्मीर प्रधानमंत्री ईमानदार चाहे आदमी वो कोई है, भी वो और हो। कोर्ट ने बुलाया है, आपने नहीं बुलाया। अगर हम मुद्दे से भटक जाएंगे तो चर्चा सही दिशा में आप नहीं उस बढ़ पे पाएगी। आप उस पे खेमचंद जी, कीजिए, जम्मू कश्मीर में जम्मू बात कश्मीर कीजिए आप। पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन पर बात हो रही है। अमित शाह ने जो कहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं हाँ। कि इतनी देरी से आंखें क्यों खुली हैं। प्रदीप माथुर जी, जब ये गठबंधन बना था तब सवालों के घेरे में था, हर किसी को बेचैनी थी कि अलग अलग विचारधाराएं हैं। पीडीपी की विचारधारा से हर कोई वाकिफ है। मुफ्ती मोहम्मद साहब अब तक क्या करते आए हैं, हर कोई जानता है कि उन्होंने पास्ट में क्या किया। उसके बावजूद ये गठबंधन बना और बीजेपी ने समझौता किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा थी उसके साथ समझौता किया, और शिवसेना ने भी चेताया कि जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अब जाकर अमित शाह जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या कहना है, क्या राय रखते हैं कि कहीं देर हो गई है क्या, या फिर दबाव बना है कहीं से? देखिए, ऐसा है कि जो दोनों पार्टीज हैं, पीडीपी और बीजेपी, इनकी जो विचारधारा है बिल्कुल अलग अलग है। तो इनका साथ आना जो था, इसको हम लोग कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, और दोनों बड़े स्ट्रेंज बेड फेलोज हैं, तो इनमें टकराव होना तो जो है कोई ऐसी बात नहीं है, ताज्जुब की बात है, तो नहीं था टकराव इनमें। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने देर करी या जल्दी करी, ये बात तो जो है कुछ ऐसी वो नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये जो आप कह रही हैं जिस तरह से कि वो पूरा मामला कि जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिस पे कि बीजेपी ने ऐसा ना किया हो, ऐसी बात नहीं है। हमको कश्मीर की जो एक सेंसिटिविटी है, जो उनका एक स्पेशल वहाँ की जो है मामला, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स है, उसके परिप्रेक्ष्य पे देखना चाहिए सारी चीज़ों को। मतलब तो इसलिए मतलब सारी बातों को वहाँ पे समझना चाहिए। जो समस्या है वो ये है कि बीजेपी जो है पिछले इतने सालों से 1952 से जब से बीजेपी बनी है तब से एक राग लापती आई है कि कश्मीर को पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया जाए, धारा 370 खराब है, ये सब करते आए हैं, मतलब ये सब है। जबकि बात यह है कि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ हर एक क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, संवेदनशीलताएं हैं, उसकी अपनी अपनी बात है, उसको समझना चाहिए। मतलब लेकिन ये अपने उसकी बात करते आए हैं। तो अब बीजेपी के लिए बड़ी समस्या आ रही है कि जब इतने साहब उन्होंने कहा, चुनाव से पहले इन्होंने मोदी साहब ने कहा कि 370 पे बातचीत हो, तो अब बीजेपी की समझ आ रहा है कि जो एक मुफ्ती साहब जो एक कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको जो असर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कैसे समझौता किया। जी सर, सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जब समझौता हुआ था, बीजेपी के जो सिद्धांत रहे उनके साथ समझौता हो गया, तमाम शर्तें रखी गई। उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती ने साफ कहा कि हमने जो प्रॉमिसेस किए हम उन पर सबसे पहले काम करेंगे, गठबंधन रहे या ना रहे, चेतावनी तो उन्होंने वहां से दी थी, तब भी बीजेपी नहीं समझी थी। इतनी बड़ी बात नहीं। खेमचंद जी, ये बाइट शायद आपने सुनी नहीं होगी, शायद ये बाइट आपने सुनी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अमित शाह जी की बाइट नहीं सुनी। उन्होंने यही बोला है कि हम अपने सिद्धांतों के साथ, जो हमारा सिद्धांत राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, उसके साथ हम मैं अभी इसकी बात, मैंने ये बात की नहीं, अभी आपने मेरी बात ही नहीं सुनी ठीक से। नहीं खेमचंद जी, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने क्या कहा, बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? अमित शाह की बाइट पर मैंने कुछ नहीं कहा अभी। महबूबा जी की जो बात अमित शाह ने हमें वार्निंग दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो साथ में आए वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे साथ में आए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे साथ में उन्होंने आए। साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें गठबंधन की कोई चिंता नहीं है। ऐसा साफ शब्दों में रहे या ना रहे, आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइट आप दोबारा भी निकाल कर सुन सकते हैं। उन्होंने बाइट दी होगी, लेकिन किसी भी कंडीशन पे मीडिया में चलाए, हर किसी ने सुना। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट बनते समय या गवर्नमेंट बनने के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कॉमन प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी प्री कंडीशन पीडीपी की नहीं मानी गई है, ना अफसा पे, ना 370 पे, ना किसी भी पे। हम लोगों ने बोला है कि हम साथ में हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे साथ में, हम जो हमारे जो मुद्दे हैं उन पे हम अड़ेंगे और अड़ेग रहेंगे, और जब हमें मौका मिलेगा हम उन पे काम करेंगे। हम किसी भी कीमत पे उग्रवादियों को जो छोड़ा है, उग्रवादियों को छोड़ रहे हैं, आप हटाइए। हमारी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उस उग्रवादी को छुड़ाने के पीछे आपकी जो सरकार थी, उसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कानूनी कार्रवाई नहीं की। आपने सालों क्यों छोड़ा से उस व्यक्ति को बिना आरोप लगाए, बताइए आप उसका जवाब दीजिए। उग्रवाद को क्यों छोड़ा आपने? उन्होंने छोड़ा, उसका जवाब पीडीपी उसे सरकार बंद ने कर दिया, दोबारा बंद नहीं कीजिए छोड़ा, उसे। हमने क्यों नहीं छोड़ा? छोड़ा। हाँ, किसने दोबारा अगर वो पीडीपी ने छोड़ा ना, आप समर्थन दे रहे हैं, हटाइए समर्थन, हटाइए आप। नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो
को बहुत जरूर गलत पकड़ा हो रहा है जाएगा। और मैं आपको भरोसा अगर दिलाना सारे चाहता उग्रवाद हूँ, माननीय सब प्राइम उग्रवाद मिनिस्टर छूट ने, जाएंगे, माननीय गृह मंत्री हमारी ने मिलिट्री बोला क्या है करेगी फिर? किसी भी हमारी मिलिट्री कीमत के हौसले पे, किसी भी डाउन होंगे, कीमत हमारी पे मिलिट्री देश के के हित हमारे के पुलिस साथ के डाउन होंगे, समझौता नहीं हौसले किया हमारे जाएगा। क्या डाउन करेंगे? आप नहीं, खेमचंद जी, उग्रवाद को सवाल बढ़ावा इस पर दे रहे हैं आप उठ रहा है लोग। कि आप वेट एंड वॉच की स्थिति में और अचानक उग्रवाद इस को तरीके बढ़ावा से दे रहे हैं अमित जनाब शाह की आप। स्टेटमेंट आ रही हूँ बिल्कुल। मैं आपके पास। मनोज जी, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जो स्टेटमेंट आई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसा प्रदीप भाई ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत को हमें थोड़ा देश के दूसरे प्रदेशों से, दूसरे क्षेत्रों की जो राजनीति होती है उससे अलग हटके देखना चाहिए थोड़ा सा। ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, जम्मू कश्मीर का। राजनीति दोनों दल कर सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन मेरा मानना यह है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय दल हैं, इनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। पीडीपी वाले कह सकते हैं कि हमारा एजेंडा है, क्योंकि उन्हें घाटी में एजेंडा चलाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का इस देश की एकता, अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता है। और संसद में देखा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के मतभेद हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, उसकी एकता अखंडता के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एकजुट रही हैं। ये एक पिक्चर है। अब रही बात पीडीपी और बीजेपी की, ये गठबंधन, बिल्कुल सही कहा प्रदीप भाई ने कि दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है विचारधारा के आधार पर। एक 370 पर बात करता है तो दूसरा 370 के लागू रखने की बात करता है। और हो सकते हैं राजनीतिक दलों के अपने अपने वैचारिक मत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से उन्होंने त्याग बलिदान दिया जम्मू कश्मीर की एकता के लिए, वो इतिहास में दर्ज है, सबको मालूम है। लेकिन वहां स्थितियां क्या बनी चुनाव में? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इतनी सीटें मिली कि दोबारा सरकार बन सकती थी? क्या बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आ सकते थे? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सरकार बना सकते थे? ये सारे जोड़ घटाने हुए थे और इसीलिए लगभग महीना भर वहां सरकार बनने में लगा। 2 महीने लगभग लगे वहां पर। अब आता है विषय इसका कि बीजेपी ने देरी क्यों करने में। देखिए, ऐसा होता है जब आप सरकार गठबंधन में बनाते हैं तो आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। घाटी में जो कुछ वो कर रहे हैं मुफ्ती साहब, उसकी उनको चिंता नहीं हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मुझको लगता है, इसलिए टाइम लगा कि वो ये संदेश नहीं दे सकते हैं सरकार गिरा के तुरंत। पाकिस्तान क्या कहता कि देखिए साहब, बीजेपी ने गिरा दी मुफ्ती जी की सरकार। ये राजनीतिक एक भाषा तो हो सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार दल के रूप में, एक शासक के रूप में ये भूमिका नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ समय दिया, लेकिन ऐसे फैसले लिए मुफ्ती मोहम्मद सरकार ने जो बीजेपी को भी अपनी कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना है। लिहाजा वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जाए, बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि जो मुफ्ती मोहम्मद सईद कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो बात बंसी जी ने कही वो ठीक कही, वहां से भी दबाव था और अंततः भाजपा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भाई अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक रूप में ना देखकर इसे राष्ट्र हित में देखना चाहिए चीजों को। मनोज जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने तो अपनी बात कह दी, अब पीडीपी क्या लग रहा है राष्ट्र हित में सोचेगी कि इसके बाद? अरे नहीं सोचेंगे तो नहीं रहेगी सरकार, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीडीपी पे जाएगी। जम्मू के लोग देखिए, कश्मीर जो है वो घाटी नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर है और उसमें लद्दाख भी आता है, उसमें जम्मू भी आता है और घाटी के 4-5 जिले नहीं आते हैं सिर्फ। इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर पीडीपी के लोग जो कुछ करेंगे वो पूरा देश देखेगा कि पीडीपी किस प्रकार राष्ट्र विरोधी काम करेगी अगर वो इस तरह की पाकिस्तान समर्थक भाषा बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें राजनीति से परे हटकर जम्मू कश्मीर को थोड़ा समय देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे पीडीपी हो। क्योंकि जैसा प्रदीप भाई ने कहा, वो सियासत जो देश की है उससे थोड़ा सा अलग है, संवेदनशील राज्य है। ठीक है खेमचंद जी, जिस तरीके से पीडीपी ने अपनी बातें आगे रखी थी, आप भी तो रख सकते थे कि जी पहले जो आपदा आई जिस तरीके से वहां पर और लोग कितने परेशान हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं उन पर भी तो काम हो सकता था। आप अपनी बातें फ्रंट पर आकर रख सकते थे, लेकिन आपकी ओर से ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया ना। आपने बात की इस तरीके की, जी ये मुद्दे हम बाद में देख लेंगे, पहले इन पर काम कीजिए जिनसे लोगों को उनका हल हो और लोग राहत की सांस वहां पर ले सके, और इसीलिए शायद वोट आपको दिए गए। आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमारी सरकार बनी।
हम दो अलग दल हैं। नहीं, वो मुद्दे नजर नहीं आए ना, इसीलिए सवाल उठ रहा है। वो मुद्दे नजर नहीं आए जिन पर सबसे भारतीय पहले जनता काम पार्टी होना चाहिए था, वो जम्मू तो यूनिट पीछे हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट लगातार इन मुद्दों पे काम कर रही है और इन मुद्दों पे दबाव भी बना रही है। जैसे ही आप आलम की बात कर रहे हैं, जैसे उनको छोड़ा गया, सबसे पहले जो विरोध, सबसे पहले बातों में नजर आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, वहाँ पे देखिए सबसे पहला जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विरोध की का ये परिणाम है कि आज जो पीडीपी है वो फिर से डेवलपमेंट पे काम कर रही है। एक काम बता दीजिए कि क्या काम वहाँ पर हो रहा है। काम अभी वहाँ पे जिसकी सरकार तस्वीर को बनकर बने, सामने नहीं आ अभी पाई सरकार को बने बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन जो सरकार है पूरी सतर्कता से वहाँ पे काम करने की कोशिश कर रही है और कर रही है। मैं बहुत आशावादी हूँ। मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहो तो मैं आपको हजारों काम, आप चाहो तो मैं आपको हजारों काम केंद्र सरकार के गिना सकता हूँ, केंद्र सरकार के फोकस में है, लेकिन जो पीडीपी की सरकार को हमें समय देना पड़ेगा। पीडीपी की सरकार को बताना चाहता हूँ, पीडीपी की सरकार को आपको समय देना पड़ेगा, पाकिस्तान की क्योंकि वो सरकार बने बहुत समय नहीं हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो उग्रवादियों से बात करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उग्रवादियों से, अलगाववादियों से बात करने की सिफारिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जबकि वही कांग्रेस पीडीपी जैसा दल, पीडीपी जैसा दल जिसने हमारे भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त करते हुए हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको तो वो उग्रवादी कहते हैं। लेकिन उग्रवादियों से बात करने के लिए, पाकिस्तान से बात करने के लिए यहाँ पे दबाव बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब किसी भी रूप में नहीं दे रहे। मैंने आपसे सवाल, नहीं आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, आप समझने उस तरीके से नहीं चाह रहे। पीडीपी ने जो किया वो सबके सामने निकल कर आ गया, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आलोचनाएं झेलनी पड़ी हैं, ठीक है। वहां के जो हालात हैं वो एकदम अलग हैं, लेकिन जनता ने आपको वोट किस लिए दिया? बीजेपी पर भरोसा क्यों किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी आएगी, जम्मू कश्मीर मुद्दे उठाएगी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी। सवाल इसलिए आप बीजेपी ने ये कहा था कि 370 हटाएंगे, हम क्यों नहीं हटा रहे? 370 आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा राज्य है। नहीं, आप लोगों ने कहा था कि 370 अलग अलग परिस्थितियां हैं, जम्मू की परिस्थिति अलग है, लद्दाख की परिस्थिति अलग है, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग दबाव किसी चीज का नहीं, लेकिन आपको देश को आगे ले जाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ, देश को आगे ले जाओ, कमियों की वजह से जम्मू कश्मीर पहले इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है, उस इंटरनेशनल मुद्दे वो ना बन पाए। अगर हम एक तरीके का एक्शन लेते हैं, तुरंत यदि पीडीपी की सरकार गिरा देते हैं, हमला कर रहा है, वो सही आदमी नहीं है, तो उससे मैसेज एक इंटरनेशनल समाज में ऐसा मैसेज जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ सरकार में आई है वो पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है या पीडीपी की जनता के खिलाफ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर की जनता ने पीडीपी को मैंडेट दिया है, तो वहां के लोगों ने पीडीपी में विश्वास दर्ज किया है, तो हमको उन लोगों को साथ में ले जाके साथ में लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम उस प्रदेश का भला कर सकते हैं। तो और पीडीपी को भी भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप बाहर से समर्थन करोगे, आप शासन में पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, तो इसका मतलब आप जम्मू की जो जनता है उसके साथ अपना शादी करो। सत्ता का लालच नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, तो आप जम्मू की जनता के साथ छोड़ता रहे और आप उसकी मदद करते रहो। उग्रवाद को कोई नहीं छोड़ रहा है, उग्रवाद को छोड़ा तो आप लोगों ने छोड़ा, कांग्रेस ने बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के राज में ही माननीय मुफ्ती साहब गृह राज्य मंत्री कब थे? सवाल और भी है, इसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कहीं देर तो नहीं हो गई, बीजेपी ने कड़ा तेवर अपनाने में कहीं देर तो नहीं कर दी। जिस तरीके सख्त लहजे में अमित शाह ने अपना बयान दिया है, और जाहिर सी बात है कि पीडीपी भी चुप रहने वाली तो नहीं है, क्योंकि पीडीपी भी अपने अलग से उसके सिद्धांत हैं, अलग से उसका एक नजरिया है, अलग से उसके तेवर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अलग विचारधाराएं होती हैं तो राह कहाँ एक हो पाती है। सवाल पहले ही उठ चुका था। प्रदीप माथुर जी, मैंने खेमचंद्र सिंह से एक छोटा सा सवाल ये पूछा कि जो आपने प्रोमिसेस किए थे जनता से और जिस भरोसे से जनता ने आपको वोट दिए, आपने क्यों पीडीपी के साथ मिलकर उन मुद्दों को पहले नहीं, जो बेसिक समस्याएं उन पर काम करने की क्यों कोशिश नहीं की? पहले ये काम तो बाद में भी हो सकता था।
ये देखिए ऐसा है कि एक तो मैं ये समझना चाहिए कि जैसा देश के और भागों में हुआ वैसा ही जो कश्मीर में जो वोटिंग हुई है वो भी जो है एक आपका एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग थी। लोग जो है इसकी उमर अब्दुल्ला की सरकार से नाराज थे और वो जो है बदलाव चाहते थे। दूसरा कश्मीर के जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो वहाँ पर घाटी में जो बाढ़ आई उससे जो तबाही हुई उससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। मतलब जो हुआ उसके लोगों ने भी वोट दिया सब। मतलब अब प्रश्न ये आता है कि जो पीडीपी और इनकी जो भाजपा जिस स्थिति में पहुंचे वहाँ पर इनके पास सरकार इन्होंने बनाई और इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना जिसके तहत उन्होंने विकास की बात कराई। तो उसके बारे में जो काम होगा तो होगा, लेकिन जो इनके जो राजनीतिक विभेद थे इतने ज़्यादा थे कि वो सामने एकदम से आने लगे। मतलब जहाँ तक मुफ्ती मोहम्मद साहब का सवाल है, जैसी इनकी उम्र है और जैसा उनका पृष्ठभूमि रही है, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको इतिहास जो है एक ऐसे आदमी के उसमें याद करे कि उन्होंने एक हिंदू कम्युनल पार्टी के साथ जैसे वहाँ का परसेप्शन उसके साथ उन्होंने समझौता करके अपने पॉलिटिकल स्ट्रेचर को डाइल्यूट किया। मतलब वो ही नहीं चाहेंगे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा जैसे मैंने आपको बताया 1952 से लगी हुई है। मतलब ये अब भाजपा का बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो जो स्थिति बदल रही है उसके साथ वो भी समझौता नहीं करना चाहते या कम से कम उनके कार्यकर्ता नहीं चाहते। मुझको लगता है कि अमित शाह का जो बयान है ये एक कोई आपस में पार्टी को वेज नहीं है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझाने के लिए कि देखो ये ऐसी बात है। मतलब तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मुफ्ती साहब का सवाल है और जहाँ तक भाजपा के नेतृत्व का सवाल है, बोथ आर प्लेइंग टू द गैलरीज ऑफ देयर ओन पार्टी। मतलब उनके लिए कर रहे हैं, ना कि कोई एक आपस में ऐसा टकराव है। नहीं, स्टार्टिंग से जो हालात बने चुनाव के दौरान, जिस तरीके का रिजल्ट सामने निकल कर आया, सरकार बनाने की कोशिशें तेज हुई, जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आई, काफी लंबा समय देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है, पहले ही रख दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत और ये जो हालात बने उनमें नजर आया कि बीजेपी दबाव में आई। नहीं देखिए, सरकार बनाने की मंशा थी, इसलिए सरकार बनाने का लालच था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार नहीं बन पाएगी, कि सरकार में आना चाहती थी बीजेपी, इसलिए सब कुछ हुआ, क्योंकि दबाव की स्थिति तो नजर आई। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाजपा ने जो अपने को ये किया कि हम जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना राज्य फैलाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, आसाम भी जाएंगे, तो उनकी जो एकदम से नेशनल वाइड एम्बिशंस जो बनी ना उसमें नेशन वाइड जो एम्बिशंस बनी ना उसमें कश्मीर पे भी कराज करना आवश्यक हो गया। लेकिन मेरा ख्याल ये कि जैसे यहाँ भी बात हुई है, 25 सीटें थी इनों की, तो ये अपनी आप भी बना सकते, बाहर से जहां तक मैं समझता, मैं भी सरकार बनाते, मैं भी कि साथ मिलके ये बना रहे हैं सरकार। नहीं, मैं भी समझता था ये बेटर स्ट्रेटेजी होती है कि अगर वो सरकार बना के बाहर से सपोर्ट लेते, लेकिन वो भाजपा के पास भी आया ना पूरा कि सारा हम क्या करना चाहिए। कृपया 2 मिनट दें, ये यहाँ बहुत ही दुखद है। छोटा सा सवाल और है, वो मैं सर से पूछना चाहूंगी। हेमचंद जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। 370 जैसे अनुच्छेद पर ये समझौता जो हुआ, वो काफी लोगों ने इस पर आलोचना, क्योंकि बीजेपी का एक सिद्धांत था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जान चली गई जो जाने जाते हैं इसी के लिए, और वो याद किया जाता है पल जब ये बात सामने निकल कर आती है। तो जो लोग इसके सपोर्ट में रहे उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो सर, आपको उम्मीद थी कि इस जैसे मुद्दे पर समझौता बीजेपी? देखिए ऐसा एक तो हमें ये समझना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो किसी पब्लिक उसमें क्या करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन में ना उनको लाठी मारी गई ना उनको गोली मारी गई। मतलब जहाँ तक शहादत की बात है, इसको आप लोग इसको पूरा इतिहास समझिए। वो गए, उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में जो लगा था, बैन लगा था, उसके खिलाफ उन्होंने वो किया, वो जेल में गए, उनकी उम्र थी एक, वहाँ पर उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हुई। मतलब ये सब अब ठीक है, पता है राजनीतिक दलों ने उनको एक क्या करना चाहिए, एक शहादत का बात करी, सब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 370 का जो मुद्दा है ये कश्मीर को भारत के साथ बांधने की या जोड़ने की एक आवश्यक शर्त है। मतलब और इस पे जो है समझौता जो है, देखिए आप अभी उंगली मत उठाइए, आप पहले समझिए उसको, सारे मामले को। इसको जो है अगर आप जो है किसी भी तरह से हटा देंगे तो इसका एक बड़ा व्यापक एक असर पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बात कहना नहीं चाहता मैं, कि अगर आप 370 की धारा को किसी तरह हटाने का प्रयास करते हैं, मोदी सरकार करती है, कोई करती है, वो संभव तो है नहीं उसको हटाना। लेकिन अब मान लीजिए आप हटा देते हैं तो कश्मीर में इतनी लार्ज स्केल इंसर्जेंसी होगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तो आप ये समझिए कि 370 जो है इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल, इसके बारे में कोई नेगोशिएबल होने नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर को ही खास तरह का स्टेटस दे। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हटा दे, मान लूंगा मैं, कोई नहीं हटा सकता। अगर आपने इसको हटा दिया तो इतनी बड़ी इंसर्जेंसी होगी कि आप इसको समझ नहीं सकते। देखिए सारी सीधी बात यह है कि कश्मीर का भारत के साथ भावनात्मक रूप से विलय नहीं हुआ है। मतलब ये तो आपको जो है बड़ा लंबा एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, आपको वहां एक तरह का विकास करना पड़ेगा। लोगों को धोखा दिया उन्होंने, बीजेपी संशय 370 को लेकर सियासत करती आई है, बिल्कुल धोखा दिया लोगों को, धोखा दिया उन्होंने, बिल्कुल
बढ़ा ही नहीं सकता कोई। 370 में लोगों को धोखा दिया, गुमराह किया लोगों ने। जवाब बिल्कुल। सबसे तो पहले बहुत दुखद है क्योंकि जो डिस्कशन का जो स्तर है बहुत ही नीचे गिर रहा है। आपको बताना चाहता हूं, ये आपके हिसाब से गिर रहा है, बातें ये आपके हिसाब से गिर रहा है क्योंकि आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, ये आपके हिसाब से आप गिर रहा गलत है। कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने चाहिए थी और बाहर से उनको दूसरों का समर्थन लेना चाहिए था, मतलब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको तोड़ देना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सबसे बड़ा दल भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सेकंड लीडिंग दल थी। तो सबसे पहले तो जो राज्यपाल होता है हमारे कानून के अनुसार या जो हमारा ट्रेडिशन उसके अनुसार सबसे बड़े दल को बुलाता है, तो हम सरकार बना कैसे सकते हैं? नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ और इनको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल का शासन है इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का शासन माना जाता है। यदि हमें सत्ता में रहना था या फिर हमें अपने हाथ में पावर रखनी थी तो हम राज्यपाल के थ्रू वहां पे शासन चलाते रहते। हम सरकार में क्यों आए, इसके पीछे रीजन समझना पड़ेगा। हम देश हित में, जनता के हित में, क्योंकि हमें यह मैसेज देना था कि जो वहां पे वोटिंग हुई वो वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी की नहीं थी, जो मैं मानता हूं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी मानती है, वो वोटिंग प्रो इंडिया थी। लोग वहां पे भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, भारत की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़ना चाहते थे। तो लीडरशिप मोदी के रूप में जिसने भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई, वो उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते थे, इसलिए प्रो इंडिया वोटिंग हुई, प्रो आर्मी वोटिंग हुई। आर्मी ने जो सेवा कार्य वहां पे किए, जो वहां पे इतना फ्लड आया, उस फ्लड में जो वहां पे आर्मी ने सेवा कार्य किए वो उसका परिणाम था। तो हमें ऐसा लगता था कि उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो चरमरा ना जाए, वो नेगेटिव ना हो जाए, इसीलिए कोई सरकार वहां पे बननी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने पीडीपी के साथ, देखिए पीडीपी में 4 लाख बुराइयां हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, वो एक राजनीतिक दल है, वो हमारे संविधान में विश्वास रखती है। कांग्रेस से तो बात करना ही अपना सर दीवार में मारने के बराबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमसे कहते हैं आप पाकिस्तान से बात करो, आप अलगाववादियों से बात करो, आप आतंकवादियों से बात करो, लेकिन अपने लोगों से डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनको साथ लेके मत चलो। देखिए आपके अपने आदमी में बुराइयां हो सकती हैं लेकिन उसको आतंकवादी कहना, उसको गलत कहना, उसको पापी कहना वो गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो पूरी पार्टी विश्वास रखती है। उन्होंने हेमचंद्र जी आपने पीडीपी में लाख बुराइयां बताई कि हो सकती हैं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े। बुराइयों के साथ फिर कैसे काम होगा? बुराइयों के साथ कैसे काम होगा? हम जो आए, देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे तो आपकी छवि और खराब हो जाएगी। हमारी कोई छवि खराब नहीं होगी, जनता समझदार है, जनता को पता है कि हमें सत्ता में रहना था, हमें सत्ता में रहना था तो हम राज्यपाल के थ्रू भी रह सकते हैं। चाहता हूं जनाब, आपकी सरकार 370 का बढ़ा रही है, बताइए 370 का बढ़ा रही है, तरीके से प्रोटेस्ट दर्ज करा दी गई है। आगे से ऐसा कोई कदम उठाया नहीं जाएगा, इसके सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। और पीडीपी आपकी बात मान लेगी? पीडीपी क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि ये गठबंधन है। पीडीपी हमारी बात नहीं मानेगी, पीडीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे चलेगी। पीडीपी को जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरना है और पीडीपी की सरकार नहीं है, ये सरकार दोनों की है। उन्होंने जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली निर्णय लिया आगे नहीं होगा। बात आपकी मानी जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ मुफ्ती मोहम्मद साहब सीएम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन दे रही है। आपसे चर्चा नहीं की गई जैसा कि आपका कहना है कि हमें तो विश्वास में नहीं लिया गया। प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल हर एक मीडिया में आके बताने वाली नहीं होती, उसका स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया गया है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसा पीडीपी ने बोला है। सदन में बयान ये दिया है कि ऐसा हुआ है, हमें नहीं बताया गया, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं आप दूसरी बात भी तो सुनिए, आप दूसरी बात भी तो सुनिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी पीडीपी की लीडरशिप ने प्रॉमिस किया है। अगर भविष्य में होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने, आज माननीय अध्यक्ष जी ने बोला, अगर देश के साथ या राष्ट्रवादी मुद्दे के साथ कुछ भी समझौता होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर आने में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दोनों ही चीजें सोचिए। हमारे साथ नहीं पूछा गया, हमने उसका विरोध दर्ज किया और उनको बता दिया कि आगे से आप ऐसा नहीं कर सकते, आप आगे से आप करेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मनोज जी, जैसे कि खेमचंद जी कह रही है कि सख्त लहजे में बोल दिया है कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो बीजेपी कमबैक कर लेगी। लगता है पीडीपी मान जाएगी इस तरीके से या फिर बीजेपी को ही अपना फैसला लेना पड़ेगा अंतिम? देखिए, जिस दिन इस गठबंधन की चर्चा शुरू हुई थी उस दिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी मालूम था और पीडीपी के लोगों को भी मालूम था कि ये गठबंधन जो है वैचारिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। एक उत्तर है, एक दक्षिण है, इसलिए इसकी उम्मीद तो करना नहीं चाहिए।
हाँ, एक पॉजिटिव वे में मैं इसको देखता हूं कि उस राज्य में एक सरकार बनाने की कवायद हुई, वरना क्या था, दोबारा चुनाव होते और मैसेज क्या जाता। लेकिन मैं इसका दूसरा वो देखता हूं, सकारात्मक चीज इसमें देखता हूं। देखिए, लद्दाख में कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीती, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जीती, कश्मीर में पीडीपी जीती, संदेश किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, संदेश किया है। उन लोगों के लिए संदेश है ये जो सीमा पार बैठे हैं, जो कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए संदेश है कि वास्तव में एक सांप्रदायिक सद्भाव, एक धार्मिक सद्भाव का उदाहरण है जम्मू कश्मीर, कि अगर वैचारिक रूप से 2 ध्रुव हैं वो साथ आ सकते हैं देश हित में। मैं इसको उस सकारात्मक रूप में देखता हूं। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात, बिल्कुल सही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राजनीतिक दल हैं, सरकार बनाएंगे भी, गिराएंगे भी, विपक्ष में भी होगा, उनकी भाषा और होगी, सत्ता में होकर भाषा कुछ और होगी। धारा 370 का सवाल ला, बिल्कुल बीजेपी का अपना कड़ा स्टैंड उस पर है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो देश का संविधान है, मैं यहां पर धारा 370 पर बहस करने बैठेंगे तो बड़ा समय निकल जाएगा। प्रदीप भाई उसे समझते होंगे बहुत बेहतर ढंग से कि अगर मैं एक शब्द में कहूं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया गया भारत के साथ, उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे तो बातें बहुत निकलेंगी, उससे देश का ही अहित होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि दुनिया में एक ये संदेश दिया गया कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो धार्मिक रूप से कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, कांग्रेस के लोग सहमत नहीं हो सकते जिस भी तरह से वो जीते हो या न जीते हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संदेश क्या गया आज कि जम्मू कश्मीर है, केवल कश्मीर नहीं है, और उसके साथ लद्दाख भी है। यह भारत की एकता अखंडता का पूरी दुनिया को संदेश है। मैं जानता हूं राजनीतिक रूप से यही महत्वपूर्ण मेरे जैसे लोगों के लिए या इस देश के लिए है। नहीं, जैसे मनोज जी ने बात की, मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि मुफ्ती जी का वहां पर होना या उनका कुछ एक बात करना जो है, मैं उसको ऐसी कोई देश विरोधी बात नहीं मानता। मतलब वो भी जो है क्या कहना चाहिए, देश के नेता है, सब है, हो सकता है उनकी विचारधारा जो है वो मुख्य धारा की विचारधारा से थोड़ी अलग हो, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो काम किया है, जो कुछ कर रहे हैं वो ऐसा बड़ा बड़ी राष्ट्रद्रोही काम है या कुछ है। अब जैसे हमारे ये नौजवान साथी ने जो कहा कि वो भारत को वोट दिया, तो भारत को सभी ने वोट दिया, वही कांग्रेस भी तो भारत की पार्टी है, कांग्रेस कोई पाकिस्तानी पार्टी है। और आपने कहा कि वोट इंडिया के लिए दिया गया, अब सवाल नहीं, मेरी बात तो सुनिए, इंडिया या भारत या राष्ट्रवाद की बात जो है कोई भाजपा की मोनोपोली थोड़ी है, वो तो सभी ने देश को बात दिया। मेरे कहने का मतलब ये, कर कोई आपसे थोड़ा एग्री नहीं कर रहा है किसी बात पे, या मान लीजिए उनकी कोई सिंपैथी है ऐसे लोगों के साथ जो कि एक कश्मीर के लिए एक दूसरे हैसियत चाहते हैं, तो हम उनको एकदम से राष्ट्र विरोधी और थोड़ी करार कर सकते हैं। मतलब इस तरह की बात है और सारी बात है, और जो उसका लीगल प्रोसेस है वो भी सब चलता रहता है सब है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा, कि हम लोग की एक मजबूरी ये हो गई है बड़ी, कि जब हम कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हिंदू मुसलमान की पृष्ठभूमि आ जाती है। मतलब मेरा मानना ये, कर आप हिंदू मुसलमान की जो विचारधारा से अलग हट करके ऊपर उठ करके देखें तो शायद कश्मीर की तमाम बातों को हम लोग दूसरी तरह से देख पाएंगे। मतलब और इस तरह की बात जो है क्या करना चाहिए, जो है बिल्कुल दूसरी तरह से होगी। मतलब तो मुझे लगता है कि कश्मीर के बारे में हमें जो है सोचने का अपना नजरिया जो है थोड़ा सा बदलना चाहिए। और जहां तक विपरीत मसरत उस अलगाववादी को छोड़ने का सवाल है ना, देखिए बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिक दल हैं, हम और प्रदीप भाई नहीं है। हाँ? तो हमारा देखने का नजरिया अलग हो सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक झूठा राजनीतिक श्रेय लेने के लिए, कि घाटी में वो ये संदेश दें, देखिए हमने कितना महान काम करा है, उन्होंने कुछ नहीं करा है। जो धाराएं उस पर लगाई गई वो कमजोर, वो हम पहले, मैं राजनीति पे बात नहीं करना चाहता जम्मू कश्मीर को लेके कि कौन सरकार जिम्मेदार है कौन नहीं है, वो हितमंद चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जो धाराएं उस पर लगी वो इतनी कमजोर थी, या उन धाराओं के तहत उसको इतनी ही सजा हो सकती थी। यह बात मुफ्ती मोहम्मद सईद को मालूम थी कि यह देर सवेर बाहर निकलेगा, इसलिए उससे पहले ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ढोल पीटना शुरू कर दिया कि हम छोड़ देंगे, राजनीतिक रिहा कर देंगे राजनीतिक बंदियों को। एक झूठा राजनीतिक श्रेय लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी भी किरकिरी कराई और भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी कराई। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई था ही नहीं, चार्जेस में कोई दमी नहीं है। बंसीलाल जी, अभी आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बीजेपी से आप ये बात कह रहे हैं कि आप जी वहां से गठबंधन तोड़ लीजिए, लेकिन आपको याद होगा कि जब मुफ्ती मोहम्मद साहब की जब वोटिंग हुई थी, उस समय जब ये पार्टी बनी, तो आपके साथ ही, आपने ही समर्थन दिया था, आपके साथ ही मिलकर सरकार बनी थी शायद।
तब आप विचारधारा से पीडीपी की विचारधारा से सहमत थे उस समय? तो ऐसा बोलता नहीं था ना भाई, पाकिस्तान के जो सिद्धांत पीडीपी के रहे हैं, जो विचारधारा रही है, वो तो शुरू से ही ऐसी रही जब से पार्टी बनी है 1999 में। तो पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, आज हम बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, वो समय भूल गए जब आपने समर्थन दिया था। बेटी चली गई थी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, पीडीपी की पहली जो सरकार बनी, आपसे आपका साथी लेकर बनी गठबंधन। हमने तो बाहर से सपोर्ट दिया, हम उसके साथ नहीं थे बिल्कुल। आपने समर्थन तो दिया ना? उस टाइम कोई गलत बोला, बताइए। ऐसा ही आपने राजधानी में किया, ऐसा ही आपने राजधानी में किया। पहले आपने आम आदमी पार्टी को वहां से समर्थन दे दिया, फिर आप सिद्धांतों के खिलाफ हो गए कि जी हमें पहले पता नहीं थी। मुक्ति महोदय ने उस टाइम कोई उग्रवाद छोड़ा है, बताइए आप रिकॉर्ड देखिए, आप विचारधारा से तो वाकिफ थे ना। पाकिस्तान की उसने आपकी पार्टी तो बहुत पुरानी थी बंसीलाल जी, आपकी पार्टी तो बहुत पुरानी थी ना, विचारधारा भी आपको पता थी, आपने फिर भी समर्थन दिया। आज आप बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, क्या आप सत्ता से बाहर हैं? क्या दुख इस बात का है? क्या तो हम सत्ता के भूखे नहीं, जनता ने आपको चुना नहीं। जब हमने उसको दिया, आम आदमी को दिल्ली में दिया, तो उसको किया देश का कर जो वादे करके आए तो पूरे कर। और इस टाइम पीडीपी को भी इसलिए समर्थन दिया, भाई तुम जीत के आओ, वादे पूरे करो आप। उस टाइम अपना पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं बोलता था, हक पे नहीं बोलता, और उग्रवाद के हक पे तो बोला मुफ्ती मोहम्मद, हम इसलिए सपोर्ट की उसकी। भाई देश का भला हो, कश्मीरियों का भला हो, कश्मीर का भला हो, जम्मू कश्मीर का भला हो, काम करो जम्मू कश्मीर के लिए। और कितना भला हो गया? नहीं, भला तो हुआ ही है, काम करते रहे, विकास तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना। अब जो उग्रवाद के, अब जब मोदी साहब आए हैं उसके बाद कितने देखिए आप रिकॉर्ड देख लिए, कितने उग्रवादियों ने हमारे वहां कश्मीरियों को मारा, देख लीजिए आप। हमारे फौजियों को कितना मारा, देख लीजिए आप। जबकि अपने हमारे बीजेपी और पीडीपी तो अब आए हैं, उससे पहले क्या ये समस्याएं रुक गई थी? क्या इनका समाधान हो चुका था? जब मोदी साहब आए, ये समस्याएं आज की तो है नहीं बंसीलाल जी, ये समस्या आज जब पीडीपी और बीजेपी का बहुत हमारी सरकारों ने, जब केंद्र की सरकारों ने काफी कंट्रोल किया। जब राजनेताओं से सवाल पूछा जाता है तो अपना अपना बचाव किया। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप अपना बचाव करने की आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मोदी जी के आने के बाद कितने फौजी मारे गए हमारे, कितने हमारे कश्मीरी भाई मारे गए। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि सारा समय जो कांग्रेस ने आरोप लगाने में निकल जाता है, साथ नहीं दिया। समस्या का समाधान कोई करना नहीं चाहता। आप कांग्रेस ने उग्रवाद का साथ तो नहीं दिया, बताइए कहाँ रिकॉर्ड में, आप मुझे एक भी बता दीजिए कि कांग्रेस ही पनपा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उग्रवाद जो उग्रवाद की जड़ है वो कांग्रेस की कमी की वजह से ही है। कांग्रेस की जो नीतियां थी, कांग्रेस की जो कमी थी, उसी का ये परिणाम है। ये नहीं कहूँगा कांग्रेस ने ये पैदा किया, कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस शहीद हुई हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस उग्रवादियों की वजह से, और हमारे जो है तो कांग्रेस के राजीव गांधी एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक आशावादी आदमी हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार है वो एक अच्छा काम करेगी और हमें उसको समय देना चाहिए, हमें उसको विश्वास रखना चाहिए। और ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है जहाँ पे एक दो डिफरेंट विचारधारा वाले लोग या पार्टी मिलकर एक सरकार चला रही हैं, और वो सरकार देश हित में और पूरे विश्व को एक संदेश देने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरी वहाँ पे जो सूचना है, अब वहाँ पे कोई मुद्दा है तो वो ये है कि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको कैसे मिलाया जाए। और पीओके में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पे एक वेव है कि जो जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वैसे डेवलपमेंट हमारा भी होना चाहिए, वहाँ के लोग बेटर हैं, हम खराब स्थिति में हैं, वहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज नहीं, वो हंसी आ रही है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड दिखा सकता हूं और पेपर्स में भी दिखा सकता हूं कि जो पीओके में एजिटेशन शुरू हो गए हैं और वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग आवाज उठना शुरू हो गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा भारत का जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे जो स्थिति बेटर हुई है, वहाँ पे लोगों का जो जुड़ाव हुआ है, लोगों को जो फायदा हुआ है, उसकी वजह से पीओके में भी ये चिंता हो रही है कि हम भी अपने बड़े पार्ट के साथ जहाँ पे हमें रहना चाहिए उसके साथ जुड़ें। और मेरे को लगता है कि भारत के लिए और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही एक सुखद न्यूज है, और इस तरीके से चलता रहा तो एक दिन वो दूर नहीं है जब पीओके भी हमारा ही भारत का अभिन्न अंग होगा। ठीक है, प्रदीप माथुर जी इत्तेफाक रखते हैं क्या जो जिस तरीके से? नहीं, ये असल में ये बड़ा मुश्किल है इन बातों पर बात करना। पाकिस्तान में ये बातें जो वास्तविकता से क्या आप मानते नहीं है ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन नहीं है कि पीओके हमारा पार्ट होना चाहिए और पीओके हमारा पार्ट है? आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन नहीं है। क्या पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन पे हंसना चाह रहे हैं? ये रेजोल्यूशन बीजेपी का नहीं, ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में सभी पार्टियां हैं। और मेरे को लगता है कि जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स वहां पे शुरू हुए हैं, जो पॉजिटिव वहां पे काम हो रहे हैं, इसका परिणाम जरूर होगा कि पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा। भारत का हिस्सा तो
तो आज भी है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, वो कंट्रोल पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। माथुर साहब, नहीं, मैं तो देखिए ये कहना चाहता हूँ, ये बातें जो है ये जो है भावनात्मक ज़्यादा है, वास्तविकता से दूर है। जो अगर आप पूरी उसका भूगोल देखें, जो पीओ जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो भूगोल की दृष्टि से उसका जो है क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ एक जो मिलाव हो जाता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकली अगर आप देखें तो वो पार्ट ऑफ द कश्मीर स्टेट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह के वहाँ पर पूरा जो टेरेन है जिस तरह का है, वो जो है उसको पाकिस्तान की ज़्यादा करीब लाता है। तो मैं नहीं समझता कि इसका जो है क्या करना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफिकल उस हिसाब से देखेंगे तो उसका जो है दोबारा हिंदुस्तान में आना है, जबकि जब तक ये इस तरह की स्थिति बनी है तब तक मैं नहीं समझता ये कि संभव है बात। ये बात ज़रूर है कि पीओके में जो है आवाज़ें उठ रही हैं, और बल्कि पाकिस्तान में और भी जगह बातें हो रही हैं कि हिंदुस्तान में विकास तेज़ी से हो रहा है। लेकिन ये बात कहने से पहले हमारे, ये तो खैर बहुत मैं कहूँ नौजवान है तो मैं इनकी बड़ी वो करता हूँ, इनसे आशाएं भी मुझे, इनको ये बात तय कर लेनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान का विकास हुआ है नहीं हुआ। अभी ये कह रहे थे 60 साल में कुछ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि कश्मीर में विकास, अब ये कह रहे हैं कश्मीर इतना विकास हो गया है कि आजाद कश्मीर वाले उसको मॉडल मान रहे हैं। पीओके और कश्मीर को कंपेयर करें, नहीं दो चीज है। तो आप कंफ्यूज ना करें, जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे स्टेट से कंपेयर करोगे, आप हरियाणा से कंपेयर करोगे, दिल्ली से कंपेयर करोगे, पंजाब से कंपेयर करोगे, तो जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है और उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसी है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर जो भारत का पार्ट है उसको पीओके से कंपेयर करोगे या पाकिस्तान से कंपेयर करोगे, तो वो पार्ट हमारी आर्मी की वजह से और हमारी सारी सरकारों की वजह से, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार है, वो काफी डेवलप है, काफी बेटर है। देखिए इसमें स्थिति वो है, देखिए जैसे मैं अभी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रीजनल कल्चर। एक क्षेत्रीय संस्कृति एक चीज है भारत में, और ये क्षेत्रीय संस्कृति जो है ये एक मुझे बस 30 सेकंड दीजिए। ये क्षेत्रीय जो संस्कृति जो है ना, इसको आप भौगोलिक सीमाओं से नहीं वो कर सकते। अब जैसे कि बांग्लादेश है और हमारा वेस्ट बंगाल है, दोनों में बंगाली बोली जाती है। वो लोग जो है रविंद्रनाथ टैगोर को और टैगोर संगीत को अपना वो मानते हैं, हम जो है काजी वो नज़मुल को अपना वो मानते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जो है भौगोलिक जो है और राजनीतिक जो है सीमाएं जो है, इनसे ऊपर जो चीज़ें सांस्कृतिक सीमाएं हैं। तो जो पीओके की जो समस्या है और जो हवाई है वो एक ही है। बिल्कुल सर, मुझे निष्कर्ष पे पहुंचना है। एक आखिरी सवाल है, इस पर बेहद कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दी है, क्या पीडीपी पर इसका असर होगा या नहीं होगा, या फिर ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी अब सख्त हुई है, देखिए मैं आरएसएस का दबाव भी देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो क्योंकि ये बेमेल शादी है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये गठबंधन बहुत लंबा तो नहीं रहेगा। लेकिन मैं नहीं समझता इसको इमीडिएट थ्रेट कोई नहीं है। मतलब ये अभी तो चलेगा ऐसी मामला, लेकिन ये है कि पूरा ये 5-6 साल चलेगा। हाँ, अभी तो चलेगा एक बात, लेकिन साथ साथ ये बात जरूर है, लंबा तो नहीं चलेगा ये। लेकिन ये अभी जो अमित शाह कह रहे हैं या जो कह रहे हैं, ये तो अपने, मैं समझता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, ना कि एक वस्तुस्थिति को बता रहे हैं। मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका, लंबा चलेगा या फिर हाल फिलहाल में कोई फैसला निकल कर आ जाएगा? दोनों के जो वैचारिक मुद्दे हैं उस पर तो मुझे उम्मीद ज्यादा नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जितने दिन भी ये सरकार चलेगी उससे जम्मू का विकास भी होगा, घाटी का विकास भी होगा, लद्दाख का विकास भी होगा। मैं इसे ये मानता हूं कि कोई भी सरकार जो होती है वो अपने वैचारिक मुद्दे साधती है, लेकिन साथ ही साथ विकास भी होता है, और इसको हमें सकारात्मक दिशा से ही देखना चाहिए। चलिए, जम्मू कश्मीर की जनता भी यही इंतजार कर रही है कि विकास हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब देखना ये होगा कि कितना विकास होता है और ये गठबंधन कब तक चल पाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।